हेलो गाइस, मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। लंबे इंतजार के बाद सिनेमाघरों में जेम्स बॉन्ड सीरीज की नई फिल्म नो टाइम टू डाई रिलीज हुई है। ये फिल्म इसलिए खास है क्योंकि 2006 में कसिनो रॉयल से जेम्स बॉन्ड बनने वाले डेनियल क्रेग इस फिल्म में आखिरी बार ब्रिटिश स्पाई के तौर पर नजर आएंगे। हालांकि 2015 में टाइम आउट मैगजीन को दिए इंटरव्यू में डेनियल क्रेग ने कहा था कि अगली बार जेम्स बॉन्ड प्ले करने से बेहतर होगा कि मैं अपनी कलाई काट लूं। बहरहाल, इस सीरीज को करीब से फॉलो करने वाले लोगों के लिए डेनियल क्रेग को आखिरी बार जेम्स बॉन्ड प्ले करते देखना काफी इमोशनल मोमेंट रहने वाला है, क्योंकि किसी एक्टर को एक किरदार में देखते देखते आपका उनके साथ एक बॉन्ड बन जाता है। खैर, जेम्स बॉन्ड की पर्सनल स्टोरी स्पेक्टर में अपने मुकाम तक पहुंच चुकी थी। नो टाइम टू डाई में जासूसी की दुनिया से दूर जेम्स बॉन्ड अपनी गर्लफ्रेंड मैडलिन के साथ किसी आइलैंड पर रोमांटिक गेट अवे एंजॉय कर रहा है, मगर एक धमाका होता है और जेम्स की जिंदगी वापस उसी दोराहे पर आकर खड़ी हो जाती है। जेम्स की मुलाकात अपने लॉन्ग टाइम फ्रेंड फिलिक्स लाइटर से होती है। लाइटर उसे बताता है कि एक साइंटिस्ट लापता है जिसके पास एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। अगर वो सही समय पर पकड़ा नहीं गया तो उससे बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे। इस बायो वॉरफेयर वेपन का नाम है हेरेक्लेस। ऐसे में जेम्स बॉन्ड रिटायरमेंट से वापसी करता है और उस साइंटिस्ट को ढूंढने में लग जाता है। मगर इस सबके पीछे एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी जेम्स बॉन्ड से कुछ पर्सनल दिक्कत है। जेम्स को इस व्यक्ति को मारकर पूरी दुनिया को बचाना है। इस कहानी को देखते वक्त आप कई बार खोया हुआ या कंफ्यूज फील करेंगे, क्योंकि सब कुछ बहुत क्लियर नहीं है। इस पर पिछली फिल्मों का रेफरेंस काम आसान करने की बजाय उसे और जटिल बना देता है। मगर आखिर में फिल्म जेम्स बॉन्ड बने डेनियल क्रेग को वो विदाई देती है जिसके वो हकदार हैं। ये चीज फिल्म की तमाम खलने वाली चीजों से ज्यादा वजनदार है। इसलिए नो टाइम टू डाई के खत्म होने पर आपको शिकायत से ज्यादा अफसोस होता है, जैसे एवेंजर्स एंड गेम के टाइम पे हुआ था। एंड ऑफ एन एरा टाइप फील। नो टाइम टू डाई डेनियल क्रेग को एक शानदार और यादगार विदाई देने के मकसद से बनाई गई फिल्म लगती है, और वो काम ये फिल्म सफलतापूर्वक कर ले जाती है। नो टाइम टू डाई में ऐसी कोई चीज नहीं है जो बिल्कुल नई लगे, मगर ये बॉन्ड सीरीज की पिछली फिल्मों से कई मायनों में अलग है। जेम्स बॉन्ड सीरीज की खासियत रही है फास्ट कार्स, फैंसी गैजेट्स, दुनिया भर के एक्सोटिक लोकेशंस, जेम्स बॉन्ड का स्वैगर, धांसू एक्शन सीक्वेंसेस, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड वाला डायलॉग, ये सब कुछ इस फिल्म में मिलेगा आपको, मगर उसे बड़े मानवीय तरीके से हैंडल किया गया है। फिल्म देखकर आपको कभी ये नहीं लगता कि ये फिल्म पूरी तरह से जेम्स बॉन्ड के बारे में है। आपको ये महसूस करवाया जाता है कि नो टाइम टू डाई एक मिशन के बारे में है जिसे जेम्स बॉन्ड नाम का एक स्पाई अंजाम देने वाला है। ये जेम्स बॉन्ड एक्शन शुरू करने से पहले स्वैगर चेक वाले फील्ड में नहीं रहता। उसे चोट लगती है, वो कराहता है, अपनी जान बचाने के लिए भागता है। बावजूद इसके वो निडर इंसान मालूम पड़ता है, जो अपनी भावनाओं को छुपाने की बजाय खुलकर उसके बारे में बात करता है। नो टाइम टू डाई को देखकर ऐसा लगता है मानो जेम्स बॉन्ड का एवोल्यूशन हुआ हो। मानो एक रूथलेस, शोविनिस्ट और हमेशा कूल दिखने वाला रोबोट अब इंसान बन गया है। पतलून और दिमाग से सोचने वाले आदमी ने दिल नाम की चीज इजाद कर ली है। इस चीज का क्रेडिट फिल्म के डायरेक्टर कैरी फुकुनागा को जाता है। कैरी की ये पहली प्रॉपर मेन स्ट्रीम फिल्म है। कैरी HBO सीरीज की ट्रू डिटेक्टिव जैसी चर्चित सीरीज और बीस्ट ऑफ नो नेशन जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उनकी वो सेंसिबिलिटीज इस फिल्म में दिखाई देती है। जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्मों में महिलाओं के पिक्चराइजेशन को लेकर हमेशा से लोगों को शिकायत रही है। नो टाइम टू डाई वो शिकायत दूर करने की कोशिश करती है। गलती सुधारना हमेशा दूसरा कदम होता है, क्योंकि सुधारने से पहले आपको वो गलती स्वीकार करनी पड़ती है। नो टाइम टू डाई में अना दे आर्मस ने पलोमा नाम के एक जासूस का रोल किया है, जिसकी कायदे से ट्रेनिंग नहीं हो पाई है। वो फिल्म के एक सीक्वेंस में नजर आती हैं, मगर वो मजेदार कैरेक्टर है जिसे आगे भी याद किया जाएगा। लिया सेडू स्पेक्टर में निभाए मैडलिन स्वान वाले कैरेक्टर को आगे लेकर जाती है। उनकी बैक स्टोरी इस फिल्म को एक डरावनी ओपनिंग और क्लाइमैक्स के लिए ठीक ठाक मसाला दे देती है। रामी मलिक ने फिल्म के विलन सैफिन का रोल किया है, मगर यकीन मानिए कि ये बॉन्ड सीरीज का सबसे कमजोर विलन है। प्लस इस किरदार को देखकर ऐसा लगता है मानो रामी ने अपनी ओर से इस किरदार में कुछ भी डालने की कोशिश नहीं की है। हो सकता है ये उनकी ओर से बड़ी सोच समझ कर की गई चीज हो, मगर एक दर्शक होने के नाते ये मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि इस कैरेक्टर में कभी इतना पोटास नजर नहीं आया कि ये जेम्स बॉन्ड से भिड़ सके। जीतने की तो बात ही छोड़िए। द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल फेम राल्फ फिएनेस ने MI6 के हेड M का रोल किया है, मगर उनके पास करने को ज्यादा कुछ रहता नहीं है। लशाना लिंच ने नोमी नाम के स्पाई का रोल किया है, जिसे जेम्स बॉन्ड के उत्तराधिकारी के तौर पर 007 बना दिया गया था। नोमी ने बड़े कूल और स्टाइलिश तरीके से अपना रोल प्ले किया है, मानो वो जेम्स बॉन्ड की अगली फिल्म में लीड रोल के लिए ऑडिशन दे रही हो। नो टाइम टू डाई का एक्शन बड़े करीने से डिजाइन किया गया है
मगर वो ऐसा नहीं लगता कि हमने ऐसा कुछ पहले नहीं देखा। विजुअली ये फिल्म बहुत सुंदर है, पहले फ्रेम से लेकर आखिर तक ये चीज़ आपको दिखती है और फिल्म के खत्म होने के बाद कुछ सीन्स सिर्फ इसलिए याद रह जाते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर थे। इस फिल्म का म्यूजिक हैंस जिमर ने किया है। बैकग्राउंड स्कोर इस फिल्म की सबसे मजबूत कड़ियों में से एक है और शायद वो इकलौती चीज़ जो जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर के साथ मैच करती है, उसे समझती है और फिर वो भाव हम तक पहुंचाने की कोशिश करती है। चाहे हम तमाम बातें कर लें, मगर इस फिल्म की एंडिंग से ज़बरदस्त और दुखदाई कोई और चीज़ नहीं है। दुनिया को हेराक्लिस से बचाने के बाद डूबते सूरज के सामने सिर उठाए डेनियल क्रेग अपने इस किरदार से विदाई लेते हैं। अगर आपने डेनियल क्रेग को ये कैरेक्टर प्ले करते पहले भी देखा है तो आप इस लम्हे को कभी भूल नहीं पाएंगे। सिर्फ इस मोमेंट के लिए ये फिल्म एक से ज़्यादा बार देखी जा सकती है। डेनियल क्रेग के बाद आज हम भी आपसे विदाई लेते हैं, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द लैलेंड टॉप। मैं हूँ श्वेतांग, शुक्रिया।